हेलो स्टूडेंट्स। ये पेपर मेरा आप लोगों का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का मैं आज पेपर लेके आई हूँ। मुझे पता है आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही नज़दीक आए हुए हैं और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। शायद ये जो पेपर है वो उसमें आपको हेल्प करे। और इस पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए कि ये जो पेपर है वो है क्या। डिसिप्लिन का क्या मतलब है, डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है। डिसिप्लिन यहाँ पर वो अनुशासन वाला डिसिप्लिन, आपका जो वर्ड है वो टर्म है वो यूज़ नहीं होना है, बल्कि ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि एक विशेष क्षेत्र स्टडी का। ठीक है, मतलब आप फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो। जैसे हम लोग स्ट्रीम्स बोलते हैं कि आप किस स्ट्रीम के हो, साइंस के हो या आर्ट्स के हो। इसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि आप किस डिसिप्लिन के हो, आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हो, वो आपका आ गया डिसिप्लिन इस पेपर के लिए। यहाँ पर ये माना जाएगा। ठीक है, ये समझिए आप। और डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि जिस भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, उस फील्ड से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उस फील्ड से संबंधित जो भी पेपर्स हैं, वो आपके डिसिप्लिनरी आ जाएंगे, हो जाएंगे। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि शैक्षिक अनुशासन क्या है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है, डिसिप्लिन हैविंग थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, शैक्षिक अनुशासन से मतलब यही हो गया जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। एकेडमिक डिसिप्लिन यानी कि इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा, एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पर कि उसका अपना अलग थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा, उसका अपना अलग सिद्धांत होगा। ठीक है, उसकी अपनी अलग अवधारणाएं होंगी। जैसे आर्ट्स का सिद्धांत अलग होता है, साइंस का अलग होगा, कॉमर्स का सिद्धांत अलग होगा, उन सब के सिद्धांत अलग अलग हैं। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो ये होंगे कि बच्चे को व्यवहारिक नॉलेज दी जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। ठीक है, और आर्ट्स के जितने भी होंगे वो बच्चे की फ़िलॉसफ़िकल जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बहुत ज़्यादा उस पर वो करेंगे, फ़ोकस करेंगे। तो सबके अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, सबके अलग-अलग थ्योरीज़ होती हैं, सिद्धांत होते हैं। तो शैक्षिक अनुशासन का मतलब है सिद्धांत अवधारणा वाले अनुशासन, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है बहुविषय दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसके लिए आप लोगों को मैं आगे भी समझाऊंगी, जैसे अभी भी मैंने इसमें ऑप्शंस हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया, मल्टी यानी कि बहुत सारे, है ना, और डिसिप्लिनरी हो गया मतलब सब्जेक्ट। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर। तो बहुत सारे टॉप जो सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में मिलकर अगर हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हो गया आपका मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या पानी का एग्जांपल ले लो। कोई जैसे पानी है, तो पानी के विषय में अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चों से पूछोगे तो वो इसका क्या बता देंगे कि इसका जो केमिकल कन्फिग्रेशन होता है H2O, इसको हम किससे लिखते हैं, H2O से। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होता है तो एक H2O हो गया। हिंदी में अगर हम पानी के विषय में बात करेंगे तो वो अपनी कविताओं के आधार पर या अपने उनकी विषय उसके आधार पर पानी के अलग-अलग रूप बताएँगे कि पानी नीला होता है, पानी इस तरीके का होता है। अपने मतलब वो एक श्रृंगार, एक सौंदर्यात्मक रूप से पानी के विषय में डिस्कस करेंगे, है ना? और अगर हम भूगोल में बात करें, ज्योग्राफी में बात करें, तो वो पानी की जो लिमिटेशंस हैं और जो पानी की जो कमियाँ पड़ रही हैं, किस आधार पर है, क्यों है, क्या है, वो इस तरीके से बात करेंगे। तो लेकिन है तो हमारा टॉपिक एक ही ना, पानी। तो उस पानी के लिए अलग-अलग अवधारणाएँ होती हैं लोगों की, ठीक है? तो यानी कि ये सब ये सब जो भी हमने अभी किया कि किसी एक टॉपिक को लिया और उस टॉपिक का अलग-अलग डिसिप्लिन के या अलग-अलग डिसिप्लिनरी के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो अवधारणाएँ हैं, उनको हमने आपस में जोड़ा और आपस में जोड़ के हमने किसी एक टॉपिक पर डिस्कस किया। तो वो हो गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि बहुत सारे विषय जब आपस में जुड़ जाते हैं तो विभिन्न विषयों के लोग एक साथ काम कर रहे हैं और प्रत्येक अपने अनुशासनात्मक ज्ञान पर आधारित है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है,
कि मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब कि विभिन्न विषयों के लोग, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था साइंस का, हिंदी और कॉमर्स का और आर्ट्स का, साइंस का और उसमें भूगोल भी आप ऐड किया था, ठीक। तो इस तरीके से विभिन्न विषयों के लोग एक साथ काम कर रहे हैं और सभी के अपने अपने अनुशासनात्मक ज्ञान पर वो आधारित है, डिसिप्लिनरी नॉलेज पर। डिसिप्लिनरी का मतलब होगा विषय, ठीक है। जिस विषय, अपने अपने विषय पर उनका जो नॉलेज है वो आधारित होगी। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत क्या है। अनुशासन की स्थापना यानी कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिसिप्लिन इज, इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा बच्चे के अंदर, या सेल्फ कंट्रोल होगा बच्चे के अंदर, या बैकवर्ड पनिशमेंट। तो देखो वैसे इसमें सेल्फ कंट्रोल है, मेन चीज़ होता है कि अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा और महसूस किया होगा कि हमें अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हमें कब उठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, कितनी देर तक मोबाइल चलाना है, तो ये सब क्या है, हमारा सेल्फ कंट्रोल है अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो। बट इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है बैकवर्ड पनिशमेंट, तो यानी कि हमें ये तीनों को ही इसमें मिलाना पड़ेगा, तीनों को ही सही आंसर सही बताना होगा हमें। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता ही है कि जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं और हर काम अपना तरीके से करते हैं, हर काम अपना टाइम से करते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है हमारा। तो यानी कि इसमें ये तीनों ही ऑप्शन हम ठीक बताएंगे, ए बी सी, तो उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन ठीक है। अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर इन तीनों ही चीज़ों का विकास हो, यानी कि पनिशमेंट भी ना मिले उस बच्चे को, पनिशमेंट का बहिष्कार करना, बैकआउट करना उसको, और सेल्फ कंट्रोल करना बच्चे के अंदर, सेल्फ कंट्रोल की पावर आना और सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो सबसे पहले है ए ऑप्शन है, शिक्षा एक विज्ञान है, यानी कि साइंस है, एजुकेशन इज़ अ आर्ट, और शिक्षा ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो बच्चों ये आपका जो ये वाला जो क्वेश्चंस है, ये पेडागोजी वाले उसमें भी काफ़ी पूछा जाता है कि एजुकेशन क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। तो एजुकेशन एक विज्ञान भी है और एजुकेशन एक कला भी है। इस पर मैं विस्तृत रूप से यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर फिर। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन ठीक है, ए और बी, ओके। डी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, एजुकेशन दोनों ही है। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, एजुकेशन कमीशन की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। तो एजुकेशन कमीशन की स्थापना यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन इसमें ठीक है, 14 जुलाई 1964 को हुई थी, ठीक है। 14 जुलाई 1964 को हुई थी शिक्षा आयोग की स्थापना। चलिए ये जो है एजुकेशन कमीशन है ना, ये आपका उसको कोठारी कमीशन भी कहेंगे। नेक्स्ट है, स्कूल के विषय है, स्कूल सब्जेक्ट्स क्या हैं भाई। स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं संबंधी मीटिंग, समाज आधारित आवश्यकता की ध्यान रखकर पूर्ति करा है, बिल्कुल है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो केवल बच्चे के लिए नहीं होती बल्कि समाज के लिए भी होती है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो समाज से जुड़कर ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकल समुदाय व्यवहारिक ज्ञान के समायोजन सामान्य विचार के द्वारा आधारित होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सामाजिक सुधार और पुनर्निर्माण के उद्देश्य के लिए। तो ये इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक आएंगे, इसका डी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि आप ये ध्यान में रखो कि जो भी हमारी एजुकेशन होती है वो केवल हमारे लिए नहीं होती है, बल्कि कहते हैं ना कि जो एक बच्चा होता है वो देश का निर्माण करता है, भविष्य निर्माता होता है। तो भविष्य निर्माता कैसे होता है, क्योंकि वो हर फील्ड से बच्चा जब पढ़ के जब स्कूल से बाहर निकलता है, अपनी पढ़ाई को पूरी करता है, तो वो अपने ज़रिए दूसरे लोगों को भी क्या बेनिफिट्स दे पाता है जिससे कि उसके देश का डेवलपमेंट हो सके। इसके रिगार्डिंग हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ के ही शिक्षा जो है वो बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन हमारा, धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की जाती है। तो ये तो आपने पढ़ा रखा होगा कि कौन सा है, प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है या उपयोगितावाद है। तो इसमें
धार्मिक जो शिक्षा है वो आदर्शवाद की जाती है, और आदर्शवाद का एक मुख्य वो है कि ये टीचर्स को पहले रखता है और स्टूडेंट को बाद में रखता है। लेकिन अगर हम बाकी यहाँ पर ए, सी और डी ये वाले जो ऑप्शन है, नेचुरलिज्म है और रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिज्म है, अगर इन सब की हम बात करेंगे ना, तो इसमें देखना टीचर जो होता है ना वो पर्दे के पीछे ही होता है। मतलब उसका मेन आके काम नहीं होता है, बल्कि टीचर पीछे रहता है और स्टूडेंट जो है वो आगे रहता है। लेकिन एक आदर्शवाद ऐसा वाद है जिसमें कि टीचर को हमेशा आगे रखा जाता है, गुरु को बहुत उच्च स्थान पर यहाँ पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन की प्रकृति है, ठीक है, नेचर ऑफ डिसिप्लिन कौन सी है, कि इट इज़ रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा डिसिप्लिन है वो किससे रिलेट होता है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से होता है। बी ऑप्शन है इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, एंड सी ऑप्शन है इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज इज़ नॉट फाइनल। कोई भी नॉलेज हमारी फाइनल नहीं होती है, अंतिम नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि कितना भी बड़ा विद्वान हो तो ये हम नहीं कह सकते कि उसको सभी चीज़ों का वो ज्ञाता होगा। तो नॉलेज कभी भी अंतिम हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मुझे देखो तीनों ही ऑप्शन इसमें ठीक हैं, क्योंकि जो हमारा डिसिप्लिन है, कोई भी हमारा टॉप सब्जेक्ट है, कोई भी हमारा स्ट्रीम है, कोई भी हमारा फील्ड ऑफ स्टडी है, तो वहाँ पर हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगी, प्लस हमारा नए ज्ञान का निर्माण भी होगा, प्लस हमारा जो ज्ञान है वो अंतिम नहीं होगा। हम हमेशा तत्पर रहेंगे कुछ ना कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि एक बाउंड्री से हट के सोचना, एक बॉक्स से हट के सोचना, या आप कह सकते हो एक बाउंड्री से हट के सोचना। तो वो कौन होता है, जो कि क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है, ठीक है। वो बाउंड्री से हमेशा हट के सोचते हैं, इसीलिए वो क्रिएटिव है। और क्रिएटिव चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग होती है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। और डाइवर्जेंट थिंकिंग किसके पास होती है, क्रिएटिव चिल्ड्रंस के पास होती है। 10th है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज। ये मैं अभी आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। तो जो अंतर अनुशासनात्मक सीखना है वो क्या है, अंतर अनुशासनात्मक यानी कि समस्या का समाधान करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि जनरेट न्यू नॉलेज है, एनरिचिंग द करिकुलम है, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी अनुशासन हो, ठीक है, किसी भी तरीके का मल्टी डिसिप्लिनरी हो या इंटरडिसिप्लिनरी हो, तो वो हमेशा क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, और नए ज्ञान को उत्पन्न भी वो करता है, और पाठ्यक्रम को समृद्ध भी बनाता है। जो आपका करिकुलम है उसको समृद्ध बनाएगा इंटरडिसिप्लिनरी अनुशासन। तो ये डी ऑप्शन इसमें ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारा कि अनुशासन शब्द की उत्पत्ति हुई है, अनुशासन यानी कि द वर्ड डिसिप्लिन ऑरिजिनेट फ्रॉम, ये आपका लैटिन लैंग्वेज से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज के डिसी प्लस वर्ड से हुआ है, और डिसी प्लस वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न विषयों से एकत्रित सामग्री किसमें अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रख सकती है। विभिन्न विषयों से संबंधित कंटेंट मैटर गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन मे रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन। इसका बी ऑप्शन ठीक है, शैक्षिक अनुशासन। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने आर्ट से कुछ नॉलेज इकट्ठा किया, और अगर हमने आपका साइंस से कुछ नॉलेज इकट्ठा किया, कॉमर्स से कुछ नॉलेज इकट्ठा किया, इन सभी स्ट्रीम्स को इकट्ठा करके हम कहाँ पर इसको एक विशिष्ट पहचान के रूप में कर सकते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन के उसमें। एकेडमिक यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के जो डिसिप्लिन है, पढ़ाई की स्टडी ऑफ मतलब फील्ड ऑफ स्टडी है, जहाँ पर हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर हम इसकी पहचान को बनाए रख सकते हैं। तो यानी कि इसमें हो गया आपका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ज्ञान का क्या है भाई, ज्ञान क्या है हमारा, एबिलिटी टू वर्क है, वन माइट है, एक शक्ति है, एक पावर है,
जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, यानी कि न्यायोचित सत्य विश्वास है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें ठीक होगा कि न्याय वो सॉरी ज्ञान का क्या मतलब हो गया, नॉलेज क्या है हमारा, कार्य करने की क्षमता भी है, एक शक्ति भी है, और न्यायोचित सत्य विश्वास है। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, और कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो साधन है वो कौन सा नहीं हो सकता, दंड, पनिशमेंट। इसमें सी ऑप्शन ठीक है, पुरस्कार, परंपरा व नियम और नियंत्रण। ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो सकारात्मक साधन है, बट जो पनिशमेंट है वो सकारात्मक साधन के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्ययन विषयों के क्षेत्रों को कितने आधार पर बांटा जा सकता है, ऑन हाउ मैनी बेसिस कैन बी एरियाज ऑफ स्टडी बी डिवाइडेड। तो इसमें आंसर आपका 3 आएगा, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने जब सीटेट का पेपर भी दिया होगा ना तो उसमें भी देखा होगा कि जो आपका आर्ट्स और कॉमर्स है वो सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाता है, साइंस का एक अलग स्ट्रीम होता है, ओके। तो इसीलिए 3 आ गए इसमें, और साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। अध्ययन विषयों के क्षेत्रों के आधार पर आपको क्या स्टडी को हम कितने एरियाज ऑफ स्टडी को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एनहांसेस क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी बताऊंगी आपको कि मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, और ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है, और एक होता है आपका इंट्राडिसिप्लिनरी क्या होता है। तो देखो, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि आप जैसे मान लीजिए आपने एक विषय ले लिया, आपने एक स्ट्रीम चूज़ कर ली, आप एक डिसिप्लिन में आ गए। मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप साइंस डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साइंस डिसिप्लिन के अंतर्गत बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपका साइंस में कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये क्या हो गया कि, और मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या हो गया कि अलग अलग डिसिप्लिन के, इंटरडिसिप्लिन में क्या बताया था मैंने आपको, एक ही डिसिप्लिन के, एक ही स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट, और मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या मैं आपको बता रही हूँ कि एक अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक, अलग अलग डिसिप्लिन की जो भी नॉलेज है वो जब एक साथ किसी एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करती है तो उसको हम कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। और इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि आपका एक डिसिप्लिन के अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं जब वो किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं तब वो हो गया आपका इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग एनहांसेस, वो क्या बढ़ाता है हमारा, तो वो एक से अधिक अनुशासन उसमें शामिल होंगे, यानी कि involving more than one discipline। Involving more than one discipline, ठीक है, एक से अधिक अनुशासन उसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है 17th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चलिए नेक्स्ट है, इसमें सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय विज्ञान से बहुत निकटता से संबंधित है, विच सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू साइंस। तो इसका आंसर है बेटा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो मोस्टली चीज़ें आप उसमें साइंस में भी पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ते हो मोस्टली चीज़ें, क्या वहाँ पर आप सॉइल के विषय में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में भी आप सॉइल के विषय में पढ़ते हो, वाटर के विषय में पढ़ रहे हो, वाटर साइकिल के विषय में पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ डिस्कशन होती है, ज्योग्राफी में भी डिस्कस होती है, ठीक है, दोनों ही लाइफ साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्ञान सर्वोच्च गुण है, ये किसने कहा था, नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। बच्चों तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सुकरात है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। और ये जो सुकरात थे वो कहाँ के थे, ग्रीक के फिलोसफर थे, ठीक है, सुकरात कहाँ के थे, ग्रीक के फिलोसफर थे। नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं, सामाजिक विज्ञान का संबंध है। सामाजिक विज्ञान का संबंध किससे है, सोशल साइंस
सभी बच्चों ने पढ़ रखी है सोशल साइंस, तो ये तो सभी को क्लियर होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन पर है, यानी कि मनुष्य के विकास पर है, मनुष्य के जन्म से है, मनुष्य के संगठन से है। ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, कि आदि मानव का जन्म कैसे हुआ, आदि मानव से हम मानव कैसे बने, और कहाँ से हमारा डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ, क्या कौन कौन से एरा में हम आए, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, ये सभी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मोस्ट इंटरलिंक्ड डिसिप्लिनरी अप्रोच इज, सबसे ज़्यादा परस्पर संबंध अनुशासनात्मक उपागम कौन सा है? सर्वाधिक परस्पर संबंध अनुशासनात्मक मतलब सबसे ज़्यादा लिंक्ड कौन सा है इसमें? मल्टी डिसिप्लिनरी है, ट्रांस डिसिप्लिनरी है, और आपका इंटर डिसिप्लिनरी है, और इंट्रा डिसिप्लिनरी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है। मैंने भी अभी आपको बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या है कि किसी एक टॉपिक पर हम अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसका हम प्रयोग करते हैं किसी एक टॉपिक पर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, पानी वाला एग्जांपल दिया था कि एक पानी के विषय में अगर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो जब हम बात करेंगे ना तो उसमें सब अपनी अपनी अप्रोच देंगे, सब अपने अपने सिद्धांत के आधार पर बताएंगे पानी क्या है। ओके, और अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें यहाँ पर, तो इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेटेड करके अध्ययन करना, है ना, एक साथ जोड़ के अध्ययन करना। जैसे कि अलग अलग डिसिप्लिन कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। ठीक, जैसे मैंने आपका एजुकेशन जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में आता है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ में आता है, और आपका जो टेक्नोलॉजी है वो आपका साइंस के अंतर्गत आता है। और बीएड में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये दो जो स्ट्रीम्स हैं इसको मैंने जोड़ दिया, और इसके बाद मैं इस चीज़ में अध्ययन करूँगी। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे बायो और केमिस्ट्री, मैंने दो सब्जेक्ट्स को इसमें आपस में जोड़ दिया, बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को, और फिर इसके बाद मैं इसमें अध्ययन करूँगी। तो ये क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेटेड करके और हम इसमें अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब हम बात करें ट्रांस डिसिप्लिनरी की। ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या है कि हम इसमें भी इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें भी हम सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, लेकिन वो जो जोड़ने का जो लेवल होता है, ठीक है, वो जो जोड़ने का लेवल होता है वो क्या है कि कोई अलग ही नया नॉलेज को क्रिएट कर देता है, कोई अलग ही नए ज्ञान को वो क्रिएट कर देता है। ठीक, जैसे कि अब अगर एक सब्जेक्ट देखो, सोशल स्टडीज़ का आप सब्जेक्ट देखो, तो सोशल स्टडीज़ में क्या है, आपका हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होता है, ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व होता है, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। ये सारे सब्जेक्ट मिलकर एक नए सब्जेक्ट को बना देते हैं एसएसटी। ठीक है, अब एक और, जैसे हम इसका ईवीएस का एग्जांपल लें, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो ईवीएस में क्या है, आपका साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, और आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी चीज़ें होती हैं। ईवीएस में अलग तरीके के सब्जेक्ट जो हैं वो मिलकर एक नए ज्ञान का निर्माण कर देते हैं, एक नया सब्जेक्ट बना देते हैं, एक नया टॉपिक बना देते हैं। ठीक है, मतलब ये अपनी बाउंड्री लेवल से बिल्कुल निकल जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना ईटी का, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, या बायोटेक्नोलॉजी का दिया था, तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, वो अपनी स्ट्रीम में ही रहेगा। एक उसकी लिमिटेशंस है कि वहाँ बस इसमें इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे बस। जैसे हम लोग ईटी भी पढ़ते हैं ना, अगर आप साइकोलॉजी, मेन प्योर साइकोलॉजी अगर आप पढ़ो तो उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग देखने को मिलेंगे जो बच्चे प्योर साइकोलॉजी के होंगे। लेकिन जैसे हम बीएड में जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें हम एजुकेशन भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, तो उसमें मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं साइकोलॉजी के, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे साइकोलॉजी के, लेकिन उतनी डीप नॉलेज आपको उसमें नहीं मिल पाएगी जितनी डीप नॉलेज आपको ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में मिल पाएगी। जैसे कि आपको प्योर साइकोलॉजी में जितनी डीप नॉलेज आपको मिल पाएगी उतनी डीप नॉलेज आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं मिल पाएगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो बस दो सब्जेक्ट को मिलके बना दिया गया है, एजुकेशन और साइकोलॉजी को, जिससे कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकें। ठीक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग दो सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन अगर हम ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात करें तो वहाँ पर हमारा क्या है कि एक बिल्कुल ही प्योर नया सब्जेक्ट बनता है जिसमें कि हमको हर चीज़ की डीप नॉलेज होती है। ठीक है,
जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी हमें डीप नॉलेज होगी। अब जैसे आपका है जीके एक नया सब्जेक्ट बन गया, जीके जनरल नॉलेज। तो जीके में सारे सब्जेक्ट मिलके एक नए सब्जेक्ट का ही, एक नए टॉपिक का, एक नए विषय का निर्माण कर रहे हैं, और उसमें हमारा हर सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही डीपली हम उसकी स्टडी कर रहे हैं हर टॉपिक की। ये हो गया हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। और उसके बाद आ गया आपका इंट्रा डिसिप्लिनरी। तो इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि अपने ही एक सब्जेक्ट एरिया में वो डिस्कशन करता रहता है, वो उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि मान लीजिए हमको वाटर के विषय में अगर डिस्कशन करना है तो क्या होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो केवल आपका फिजिक्स की मदद ले लेगा, केमिस्ट्री की मदद ले लेगा, बायोलॉजी की मदद ले लेंगे हम लोग, लेकिन उससे बाहर हम नहीं निकलेंगे, उस सब्जेक्ट्स के बाहर हम स्टडी नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रीम से बाहर, अपने डिसिप्लिन से बाहर हम नहीं निकलेंगे। तो मेन अंतर इसमें यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या है कि बहुत सारे जो अलग अलग स्ट्रीम के टॉपिक्स, अलग अलग स्ट्रीम्स जुड़ के किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी में क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में मिल के डिस्कशन करते हैं, लेकिन अपना बाउंड्री लेवल नहीं तोड़ते हैं, बस डिस्कशन करते हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या है कि वो अपना बाउंड्री लेवल तोड़ देते हैं और इतना मर्ज हो जाते हैं वो एक दूसरे में सब्जेक्ट जो है, ताकि वो इतना मर्ज हो के एक नए सब्जेक्ट को बनाते हैं, एक नया सब्जेक्ट निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इंट्रा डिसिप्लिनरी में क्या है कि अपने ही अंदर के जो सब्जेक्ट हैं किसी भी एक विशेष स्ट्रीम के, उसी में ही आपस में डिस्कशन होता रहता है, उसी में ही आपस में स्टडी हम करते रहते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है इन सब में अंतर। इसका जो आंसर है वो आपका ए आंसर ठीक है, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। ये बताना ज़रूरी था, मैंने इसीलिए इतना लंबा डिस्कशन किया ताकि आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ जाए कि जो मोस्ट इंटरलिंक्ड डिसिप्लिनरी होती है वो अप्रोच है, वो है आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी। क्योंकि इसमें आपको सोचो, जब बहुत सारे स्ट्रीम्स आपस में जुड़ जाएंगे, बहुत सारे स्ट्रीम्स आपस में अपनी अपनी अप्रोच देंगे, तो यानी कि ये ज़्यादा ही लिंक्ड होगा, ठीक है, परस्पर संबंधित होगी। तो बहु अनुशासनात्मक इसमें जो दृष्टिकोण है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसके विकास पर जोर देगी, दुनिया में सबसे अच्छी बुनियादी ढांचा पर, यानी कि प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, हाँ बिल्कुल देती है इस पर भी। नेक्स्ट है कि मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान नहीं, मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान नहीं। राष्ट्रीय जो एनईपी है उसमें अभी जो नई जो एनईपी है उसमें ये मध्याह्न भोजन की कोई बात नहीं की है, बट इसमें इन्होंने बात की है कि द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देना। जो एनईपी है ना 2020, वो किस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो किसके विकास पर जोर देती है, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनईपी 2020 है उसमें 6 क्लास से ही क्या किया गया है, 6 क्लास से ही आपका कौन सा वो होता है उसमें उसमें इंटर्नशिप है ना, इंटर्नशिप के पर जोर दिया गया है, और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने पर जोर दिया है, जिससे कि क्या होगा, उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है बच्चों की वो पता लग सके, वो क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकें अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि बस केवल उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, उन्हें केवल नॉलेज ही प्राप्त करनी है, बल्कि बच्चों की जो कार्यात्मक क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको भी बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया है, और इसीलिए इंटर्नशिप का जो प्रावधान है 6 क्लास से वो रखा गया है। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन है भाई, एक डेफिनेशन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्ट से समझ सकता है। तो ये किसकी परिभाषा है, ये है आपकी कामता प्रसाद गुरु, बी ऑप्शन इसमें ठीक है, इस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगी। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन है 23 नंबर कि विज्ञान का अध्ययन करने से निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में विकसित होता है। तो भाई जब आप विज्ञान का अध्ययन करोगे तो साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग का उसमें डेवलपमेंट होगा बच्चे में, ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, अप्लाइड नॉलेज होगी, सोशल नॉलेज होगी, बट सोशल नॉलेज इतनी नहीं होगी। अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको सोशल नॉलेज का इतना वो नहीं होगा, और व्यवहारिक ज्ञान का भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो तो बस अपने में मस्त रहता है बच्चा, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको चाहिए रहती है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, नॉलेज वो लेता रहता है। तो साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर बहुत डेवलप हो जाती है अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, अगर बच्चा साइंस डिसिप्लिन का है।
नेक्स्ट है अगर हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो व्यवहारिक ज्ञान जो है हमारा आर्ट्स का जो बच्चा है उसके अंदर बहुत अच्छी सोशल नॉलेज होती है, बहुत अच्छी सोशल नॉलेज और व्यावहारिक ज्ञान भी होता है उसके अंदर। शैक्षिक अनुशासन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। अब एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज रिलेटेड विद, तो इसमें ऑप्शन आपका ए और बी यानी कि सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग से, और बी है इसमें कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। तो भाई जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो तो रिलेटेड होगी ना दोनों से ही, चाहे आप यूनिवर्सिटी की बात कर लो, चाहे आप किसी कॉलेज की बात कर लो, कॉलेज लेवल पर पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर लीजिएगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले जो विभाग है उनकी बात कर लीजिएगा। तो दोनों से ही शैक्षिक अनुशासन का संबंध है। तो ए और बी ऑप्शन इसमें ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज फॉर्म्ड हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन जो है 1948, बी ऑप्शन इसमें ठीक है 1948 टू 49, ये पूछा भी जाता है। और राधा कृष्णन आयोग भी इसको बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे, इसका जो निर्माण किया था हायर एजुकेशन कमीशन का, वो राधा कृष्णन जी ने ही किया था, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, उन्होंने ही किया था 1948 टू 49। ईयर्स आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो हायर एजुकेशन है कमीशन है उसका निर्माण हुआ था, और फिर उसके बाद आपका मुदालियर कमीशन बना है 52 के आसपास बना है, और फिर उसके बाद आपका कोठारी कमीशन बना है। ये तीनों ही कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा, जो मैं अभी बात कर रही थी NEP 2020 की, ये वर्ड मेरे मुँह पर नहीं आ पा रहा था कि बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा की जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके, वो MK गांधी थे, यानी कि महात्मा गांधी थे। उन्होंने भी हमेशा किस पर जोर दिया था कि बच्चों की जो वर्क पावर है उसको बढ़ाने का, कि बच्चों को केवल पढ़ाना ही पढ़ाना नहीं है, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि बच्चों के अंदर जो कार्य क्षमता है उसको भी बढ़ाना है, ताकि वो आगे चल के स्किल डेवलप करना है उनके अंदर, ताकि वो आगे चल के किसी भी फील्ड में अपनी स्किल के थ्रू सफलता प्राप्त कर सकें और अपने एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, उनका कहना ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है, ये कथन किसका है, तो ये है आपका सी ऑप्शन ठीक है, इसमें रसेल का कथन है। 28 नंबर का क्वेश्चन है छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, तो छात्रों के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज टू इजी लर्निंग फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो छात्रों के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, उपरोक्त सभी के लिए है, ये नॉलेज लेने के लिए भी है, इजी लर्निंग के लिए भी है, और विषयों के चयन के लिए है। मान लीजिए आप कि अगर इस तरीके से स्ट्रीम्स ना बनी हो कि साइंस में ये वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कॉमर्स में ये वाले पढ़ने हैं, और आर्ट्स में आपको ह्यूमैनिटीज़ में ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो क्या आपके लिए पढ़ना ईजी होगा, क्या आपके लिए नॉलेज लेना ईजी होगा? भाई जब कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो यानी कि उसको कुछ और करना है, उसको कुछ अलग तरीके से उसकी सोच होगी। अगर कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है तो उसकी उस तरीके से उसकी अलग सोच होगी, ठीक है, उसका इंटरेस्ट उसमें आर्ट्स वाले सब सब्जेक्ट्स में होगा। तो अगर मान लीजिए डिसिप्लिन नहीं बनाए गए तो बच्चा क्या कर पाए, बच्चा बेचारा यही सोचता रह जाएगा कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लूँ, वो सब्जेक्ट्स में ही कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो सब्जेक्ट में ही कंफ्यूज होगा तो वो कोई भी नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाएगा, ठीक है, और एक ईजी लर्निंग उसके लिए नहीं रहेगी। मान लीजिए क्योंकि बच्चे जब किसी भी डिसिप्लिन में जाते हैं, जब भी बच्चे किसी डिसिप्लिन को चूज़ करते हैं, किसी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, तो उनमें इतनी अकल नहीं हो पाती, इतनी अकल नहीं होती, ये इतना वो नहीं रहता कि हाँ मेरे को ये वाला सब्जेक्ट मेरे लिए सही रहेगा या कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सही रहेगा। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है उस समय कि मेरे लिए कौन से सब्जेक्ट सही रहेंगे। तो अगर ये डिसिप्लिन अगर बना दिए गए हैं कि आपको इस डिसिप्लिन में रह के ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसमें रह के ये वाले पढ़ने हैं, तो वो आपकी ही ईजीनेस के लिए है, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, उपरोक्त सभी के लिए ये छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
तो भैया जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सबसे संबंधित है, जियोलॉजी से भी संबंधित है, हाइड्रोलॉजी से भी संबंध है, एटमॉस्फेयर से भी संबंध है। तो ये आपका आ गया डी ऑप्शन, ठीक है, अप्रोच तो सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंटरलिंक डिसिप्लिनरी अप्रोचेज, वही आ गया इसमें क्वेश्चन कि कौन सा है इसमें। तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी, सॉरी इसमें ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है, और उसमें भी जो ऑप्शन है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी ही सही होगा कि परस्पर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कौन सा है। तो परस्पर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इसमें बी ऑप्शन, ठीक है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है। नेक्स्ट है हम डाइट की स्थापना कब हुई थी, किसकी सिफारिश से हुई थी। तो जो डाइट की स्थापना हुई थी वो उसमें बी ऑप्शन, ठीक है, वो आपकी NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की सिफारिश के बाद उससे हुई थी, परिणाम से हुई थी। 32 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारा, UGC का पूरा नाम क्या है। मैं शायद कंफ्यूज हो गई थी उसमें भी, क्योंकि मैं उस समय आपको समझा रही थी इंटरलिंक्ड वाले क्वेश्चन में। उसमें आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी ऑप्शन ही ठीक होगा उसमें भी। ये आपका शायद 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। UGC का पूरा नाम क्या है, UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इस बी ऑप्शन इसमें ठीक है। 32 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें ठीक है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, कौन सा नहीं है। तो इसमें है फर्स्ट है आपका डिसिप्लिन हैविंग थ्योरीज कॉन्सेप्ट, बिल्कुल होता है थ्योरीज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डिसिप्लिन हैविंग स्पेसिफिक माइनोलॉजीज, डिसिप्लिन हैविंग अ पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है कि अनुशासन जिसमें एक विशेष शरीर की भाषा और इशारों की व्याख्या होती है, इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये एकेडमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है कि इसमें एक विशेष लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज होती है और इशारों की इसमें व्याख्या होती है, ठीक है। तो वो हम किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में ऐसा नहीं करते हैं। आप खुद समझिए कि आर्ट्स की क्या कोई पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज होती है आर्ट्स पढ़ाने की, या साइंस पढ़ाने की कोई पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज होती है, नहीं होती ना। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है। पाठ्य पुस्तक के चयन यानी कि टेक्स्ट बुक को हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ऑथर ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्यूरेसी ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये तीनों ही हैं पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार, तीनों ही हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं किताब, वो किताब में प्रेजेंटेशन कैसा दे रखा है, किस तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ऑथर का नाम भी हम देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि भाई जो बातें वो बता रहा है, जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन पर हम आ गए हैं कि मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विषयों को 6 भागों में बांटा गया है, और वो 6 भाग कौन कौन से, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। और ये मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार है, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो सबसे पहले आ गया आपका भौतिक, सेकेंड आ गया आपका जैविक, ठीक है, बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, थर्ड हो गया आपका मेंटल हो गया, फोर्थ आपका सोशल हो गया, फिफ्थ आपका मोरल हो गया, और सिक्स आपका स्पिरिचुअल हो गया। यानी कि ये जो 6 भाग हैं विषयों को इन 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 36 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं कि वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ प्रमोट इन ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग इज, अंतर विषयक सीखने को बढ़ावा देने की रणनीति कौन सी है भाई। ट्रांस बोल गई हूँ मैं, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग यानी कि जो अंतर विषयक सीखने के जो सब्जेक्ट हैं उनको बढ़ावा देने में क्या है, शैक्षिक अधिगम है, यानी कि एकेडमिक लर्निंग है। आप अपने सब्जेक्ट्स को जिस भी आप अनुशासन में हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और दूसरा है सेल्फ लर्निंग कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको अपने अनुसार समझिए, अपने अनुसार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये दोनों ही इसमें ऑप्शंस ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ए एंड बी, ठीक है। यानी कि आपकी जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है उसको बढ़ावा कौन देगा,
शैक्षिक अधिगम यानी कि एकेडमिक लर्निंग भी देगी और सेल्फ लर्निंग भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? कोठारी आयोग 1964 टू 1966 में स्टैब्लिश हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर BS कोठारी रहे हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं कि शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा हो गई यानी कि रीजनल लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई या फिर मदर टंग हो गई। तो भाई इसमें डी ऑप्शन ठीक है। जब तक हम मदर टंग जैसे ही हम बच्चे को बोलना शुरू करेंगे तो वो भी हमारी भाषा को फटाफट से सीखेगा और उसी भाषा को वो बोलना शुरू करेगा। ठीक है, तो मातृभाषा इसमें ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, डेफिनेशन है ये कि अनुशासन उन्मुखता विपरीत अधिगमकर्ता उन्मुखता का सामाजिक कारण है। ये डेफिनेशन नहीं है, सॉरी, ये कोटेशन दे रखा है कि जो डिसिप्लिन ओरिएंटेशन इज द सोशल कॉज ऑफ अपोजिट लर्नर ओरिएंटेशन। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसमें ठीक है। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, उसकी ओरिएंटेशन के लिए, उसकी उन्मुखता के लिए ऐसा क्या है जो कि आपके डिसिप्लिन उन्मुखता को भी प्रमोट करता है। ठीक है, डिसिप्लिन ओरिएंटेशन इज द सोशल कॉज ऑफ अपोजिट लर्नर ओरिएंटेशन। तो अभिभावकों में यानी कि पेरेंट्स में शिक्षा का अभाव है, सामाजिक मूल्यों का प्रभाव है, राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव है। ये सभी चीज़ें जो है वो कारण है अधिगमकर्ता जो भी लर्नर है उसको विपरीत दिशा में ले जाने के लिए, उसको नीचे प्रमोट करने के लिए। समझ रहे हैं आप उस बात को? विपरीत दिशा में अधिगमकर्ता को ओरिएंटेट करने के लिए ये तीनों ही चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं, लर्नर पर इफ़ेक्ट डालती हैं, जो अधिगमकर्ता है उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट है कि वह कथन चुने जो स्कूली विषयों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट इसमें है इट हैज़ अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, स्कूली विषयों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कि आचार संहिता, एक विशिष्ट प्रकार की आचार संहिता होती है स्कूली विषयों में। दूसरा है ये मानदंड के रूप में कार्य करते हैं जिसके द्वारा हम सीखते हैं। नेक्स्ट है ये झुकाव के सभी क्षेत्रों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य सामाजिक उत्पादकता को बनाए रखना और बढ़ाना है। तो इसमें वही फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कि जो स्कूली सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कोई भी आचार संहिता नहीं होती है। ठीक है, आचार संहिता नहीं होती है, वो तो सीधे सीधे स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज, क्या है भाई इंटरडिसिप्लिनरी? ये मेरे ख्याल से दोबारा आ गया शायद क्वेश्चन। हाँ, ये दोबारा आ गया कि किसी समस्या का समाधान करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करना, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 42 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय का पूछ रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का जो गठन था वो 1902 में हुआ था और ये किनके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन ने बनाया था ये जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रैले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। न स्वर कहलाएगी, न व्यंजन कहलाएगी, न वाक्य कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। ओके, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है अनुशासन के आधुनिक पक्ष की प्रमुख विशेषता क्या है? मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। आधुनिक पक्ष, inclusion of innovations, coordination of needs and revolutionary charge। तो ये तीनों ही चीज़ें
आधुनिक पक्ष पर जोर देती है। ये तीनों ही चीज़ें आधुनिक पक्ष की विशेषताएं हैं कि हम नवाचारों का उसमें समावेश करते हैं, जो भी नए इनोवेशंस होते हैं उन सबको हम इंक्लूड करते हैं, और आवश्यकताओं का समन्वय, जिस भी डिसिप्लिन को हम पढ़ रहे हैं उस डिसिप्लिन में क्या क्या नीड्स हैं उनको हम समन्वय करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसका दूँ, जैसे बीएड में आप लोगों ने अब कंप्यूटर, पहले आईसीटी नहीं पढ़ाया जाता था, पहले एक सब्जेक्ट था एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज उसमें दी जाती थी। लेकिन आज जो नीड है समय की मांग के अनुसार और नवाचारों को, यानी कि आईसीटी से जुड़े हुए जितने भी नए नवाचार हैं उनको इंक्लूड किया गया है एक विषय के रूप में, एक टॉपिक के रूप में हमारे करिकुलम में, और आईसीटी उसमें पढ़ाया जाने लग गया है। ठीक है, आर्ट एंड एस्थेटिक भी एक नया सब्जेक्ट बना है जो कि वो टीचर्स को पढ़ाया जाने लगा है, प्यूपिल टीचर्स को। तो एक तरीके से ये क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं। आर्ट एंड एस्थेटिक ऐसा पेपर जो है वो नहीं पढ़ते थे हम लोग पहले, लेकिन अब पढ़ने लगे हैं। आईसीटी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो पहले हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हम बीएड में पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा नीड है आज की। ठीक है, जो नए टीचर्स हैं, जो अब हमारे टीचर्स आएंगे नए बनेंगे, उनके लिए ये सबसे बहुत ज़रूरी नीड है, आवश्यकता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है स्कूल लाइब्रेरी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कूल की लाइब्रेरी जो है वो क्या कहलाती है? हमारी विद्यालय का मस्तिष्क, विद्यालय का तंत्रिक तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, स्कूल हार्ट ऑफ स्कूल एंड कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है कि जो विद्यालय का पुस्तकालय है वो विद्यालय का दिल कहलाता है। और ये किसने बोला था? राधा कृष्णन जी ने बोला था कि विद्यालय का दिल है लाइब्रेरी, जो स्कूल की वो विद्यालय का दिल होती है। नेक्स्ट है गणित विज्ञान की जननी है, ये किसने कहा था? तो मैथमेटिक्स जो है वो किसकी है जननी? बेकन की। ठीक है, गणित विज्ञान की जननी किसने कहा है गणित को? तो ये बेकन ने कहा है, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोठारी आयोग का निर्माण कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 में। और इसका जो नाम है, रिपोर्ट का नाम है, बहुत 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 पूछा जाता है भाई, ये वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसमें ठीक होगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। और ये जो रिपोर्ट दी गई थी वो 1966 में दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये इसका रिपोर्ट का नाम है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है? प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस की, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है। तो इसमें हम तीनों ही सब्जेक्ट को प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, नेचुरल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर बल दिया है? तो यहाँ पर आ गया आपका वैल्यू बेस्ड कोर्स। ठीक है, कौन सा है? एक तो आपका मूक आ गया, एक आ गया वैल्यू बेस्ड कोर्स है, करंट अफेयर्स है, एबिलिटी एनहांसेस कोर्स है यानी कि योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम है। तो इसमें मूल्य आधारित पाठ्यक्रम पर जोर दिया है बच्चों की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हमारे सैम पित्रोदा यानी कि बी ऑप्शन इसमें ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका है कि मातृभाषा एवं उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है, ये किसने किया है? मातृभाषा एवं उद्योग को अनिवार्य विषय किसने घोषित किया है? कमेनियस ने। सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है आप में 52 क्वेश्चन पर आते हैं, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर मोरल और स्पिरिचुअल दोनों ही तरह की जो एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए बच्चों में, क्योंकि बच्चों का जो मन है ना, वो कहा जाता है कि ये एक पूरी स्लेट के समान होते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर हम जो रख देंगे वही चीज़ें बच्चे का उसी तरीके की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि छात्रों के विकास के लिए प्राथमिक विद्यालयों में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो छात्रों के विकास के लिए एक है आपकी काया योजना, एक है आपकी कायाकल्प योजना, एक है कल्प योजना और एक है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसमें बी ठीक है, कायाकल्प योजना, जो कि आपकी 2019 में बनी थी, इसकी शुरुआत हुई थी कायाकल्प योजना की।
और इसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी कि ये योजना जो है वो सरकारी स्कूल की बुनियादी ढाँचे और फैसिलिटीज़ में सुधार करने के लिए बनी है। स्कूल्स के जो मॉडल हैं उसमें बदलने से संबंधित है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, ठीक है? वो इसके अंतर्गत आएगा। स्वास्थ्य देखभाल यानी कि बच्चों के लिए हाइजीन और इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों को बच्चों को स्कूल्स में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है इसके अंतर्गत। और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कायाकल्प जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, कायाकल्प करना, प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी स्कूल्स में कायाकल्प कर देना, ये है इस योजना के अंतर्गत आता है। बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल और हाइजीन और इन्फेक्शंस, इन पर भी कंट्रोल करना इनके अंतर्गत आता है, इस योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं हम 54 नंबर के क्वेश्चन पर। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, बट मुझे पता है आप लोगों के एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं और लेट भी हो गया है ये, तो इसीलिए मैं आज इसको पूरा करके पूरा ही करूँगी। तो विषयों के आधुनिक पक्षों की आवश्यकता होती है, यानी कि मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। विषयों के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता क्या है? राजनीतिक विकास के लिए होती है या सामाजिक विकास के लिए होती है? तो इसमें सी ऑप्शन ठीक आएगा, ए और बी, यानी कि दोनों के लिए, ठीक है। आधुनिक पक्ष की, मॉडर्न एस्पेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों ही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? पैराडाइम, तो पैराडाइम किस प्रकार की है? उपरोक्त सभी का है इसमें पैराडाइम। फ्रेमवर्क, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क इज द पैराडाइम? तो पैराडिज्म जो है वो विधियों का है, समस्या का, उपकल्पनाओं का है। तो उसमें डी ऑप्शन ठीक आएगा कि उपरोक्त सभी का है। पैराडाइम क्या है? उपरोक्त सभी का है। इसके अंतर्गत हम जब भी कोई भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें हम विधियाँ भी बताते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी विधि यूज़ करेंगे। इसमें हम समस्या भी बताते हैं कि इस समस्या के लिए हमने ये पैराडाइम तैयार किया है, और इसमें हम उपकल्पनाएँ भी बताते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं। उपकल्पनाएँ यानी कि हाइपोथेसिस, कि किसी भी समस्या का संभावित उत्तर ये हो सकता है, ये हो सकता है इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, या हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये तीनों ही चीज़ें, ठीक है, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो पैराडिज्म के अंतर्गत आती हैं। पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? तीनों ही चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 संरचना का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4, यानी कि बी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन पर कि वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज, कौन सी स्ट्रेटजी है? जो कि अभी आप लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन कौन सा था इसमें। एक तो स्व अधिगम था, और एक था आपका अनुशासनात्मक, शायद वो था अकेडमिक लर्निंग था। तो इसके अंतर्गत आ गया स्वयं सीखना, यानी कि जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है वो किस प्रकार की रणनीति को बढ़ावा देती है? स्वयं सीखने को, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 58 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा है कि शिक्षा पहले से है मनुष्य में मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन, ठीक है। मैन के अंदर जो पहले से ही परफेक्शन है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए शिक्षा है। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी पूछ ली जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट में पूछ ली जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी सब्जेक्ट में पूछा जाए। नेक्स्ट है हमारा एगोगॉस शब्द क्या है? एगोगॉस, तो एगोगॉस क्या है हमारा? एगोगॉस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है लीडर और गाइड, ठीक है। तो लीडर से आप मतलब समझ गए होंगे कि इसमें बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि एगोगॉस का मतलब हो गया नेता, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज प्राइमरली रिलेटेड टू, विषय वर्ग का आधुनिक पक्ष सर्वप्रथम किससे संबंधित होता है? सारे जितने भी विषय है ना उसका आधुनिक पक्ष, मतलब अगर हम सारे विषयों का निचोड़ देख लें तो क्या है उनका आधुनिक पक्ष? उनका क्या है? सारा उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो सर्वांगीण विकास से है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन ठीक है। शब्द सामग्री ऑडियो मटेरियल कौन सा है इसमें से? ग्राफ एंड चार्ट है, नो, क्योंकि उसमें हम सुनते थोड़ी है कुछ भी ग्राफ में और चार्ट में। समाचार पत्र नहीं, चित्र नहीं, ये सारा कौन सा है सामग्री? विजुअल मटेरियल है। लेकिन इसमें ऑडियो पूछा है तो इसमें से डी ऑप्शन इसमें ठीक आएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारा
सी ऑप्शन ठीक है इसमें 11 नवंबर। और आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि ये जो 11 नवंबर है वो किन महान पर्सनालिटी के लिए ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है, किन महान पर्सनालिटी का जन्मदिन था या क्या था, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग से, एनालिसिस से, सिंथेसिस से। इन तीनों ही चीज़ों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ से, यानी कि जब तक हमें समझ नहीं होगी तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे किसी भी विषय से जुड़ी हुई। जब तक हमें समझ नहीं होगी तब तक हम एनालिसिस भी नहीं करेंगे जब तक, और एनालिसिस करने के बाद हम सिंथेसिस नहीं करेंगे, उसको संश्लेषित करके उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसे एनालिसिस नहीं करेंगे और सिंथेसिस नहीं करेंगे और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक। तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तीनों ही चीज़ों से। डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? ए ऑप्शन इसमें ठीक है, 1968। ठीक है, 1968 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी किसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है भाई? नॉलेज के। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें ठीक है, क्योंकि जब तक जो अधिगमकर्ता है, एक्टिव लर्निंग है, वो क्या है? एक स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है एक्टिव लर्निंग, जिसमें छात्रों को कक्षा का केंद्र माना जाता है, छात्रों के इर्द गिर्द सब कुछ चलता रहता है, पूरा करिकुलम भी वैसे ही बनाया जाएगा जैसा छात्र चाहते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है वो एक्टिवली लर्निंग करके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके लर्निंग में ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अधिगमकर्ता की जो सक्रिय भागीदारी है वो ज्ञान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन पर, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होगा? मस्तिष्क से। ठीक है, ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे मस्तिष्क से। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने आवश्यकताओं को कितने भागों में विभाजित किया है? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने डिवाइडेड नीड्स इनटू मैनी कैटेगरीज, ये पढ़ेंगे आप। देखिए, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, जब मैंने भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया था तो उस समय मुझे भी दिक्कत आई थी। तो यहाँ पर आपका इंटरडिसिप्लिनरी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, अदर सब्जेक्ट्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका हर्ट्ज़बर्ग का, अगर आप देखोगे ना तो ये वाला टॉपिक आपको कॉमर्स स्ट्रीम में भी मिलेगा, कॉमर्स डिसिप्लिन में मिलेगा। तो मेरे को ये अपना जो ह्यूमैनिटीज़ वाला सब्जेक्ट था उसमें नहीं मिल पाया था, तो मैंने ये फिर वहाँ से ये टॉपिक जो है वो सर्च किया था, तब मुझे समझ में आया था कि ये जो इनकी हर्ट्ज़बर्ग की जो नीड थ्योरी है वो क्या है। ओके, तो अगर यहाँ पर हमको केवल इतनी सी बात बतानी है कि जो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग है, इनकी जो नीड थ्योरी है उनको कितने भागों में बांटा गया है? इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपकी हाइजीन फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर, और दूसरा आपका मोटिवेशनल फैक्टर। हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी के अनुसार क्या है कि किसी एम्प्लॉय के संतुष्टि के 2 आयाम होते हैं, एक तो हो गया आपका हाइजीन और दूसरा हो गया आपका मोटिवेशन। थोड़ा सा ही बता रही हूँ, हाइजीन और मोटिवेशन। तो हाइजीन मोटिवेशन हमें किससे मिलेगा? किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा उसकी सैलरी से। ठीक है, और हाइजीन कैसे होगा कि जब तक वो जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब मस्तिष्क मेंटली जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक मेंटली वो सही नहीं रहेगा हर तरीके से, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक तो होता है हम किसी स्ट्रेस में रह के काम कर रहे हैं, सैलरी तो हमारा मोटिवेशन है ही। ठीक है, अगर हम मेंटली रूप से परफेक्ट नहीं है उस काम को करने के लिए, तब तक हम उस काम को करके सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो यही पर ही है कि हमारी ये जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए संतुष्टि के 2 आयाम उन्होंने बताए, एक तो हो गया हमारा हाइजीन। तो हाइजीन से मतलब है यहाँ पर हमारा स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहने के अंतर्गत हमारा मेंटली स्वस्थ रहना भी आएगा, और दूसरा है हमारा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हमारा मेन जो मोटिवेशन है सैलरी है, और इसके साथ साथ जैसे सुपरविज़न जैसे मुद्दे हैं कर्मचारियों के, जैसे असंतोष को ये चीज़ें कम करती है, रचनात्मकता हो गई।
अधिक प्रोडक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है मैस्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है उसको हम क्या कहते हैं। मैस्लो की नीड थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैस्लो की नीड थ्योरी है तो उसमें आपके 5 वो बनाए हुए हैं, 5 भागों में विभाजित है ये मैस्लो की नीड थ्योरी। कि सबसे पहले हमारी कौन सी नीड होती है, फिजिकल नीड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टीम नीड होती है। इस तरीके से करते करते हमारी जो लास्ट सबसे हायर जो नीड होगी वो होगी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर ख़त्म होती है। कि व्यक्ति जब अपने आप को पहचान लेता है तब वहाँ पर हमारी आवश्यकताएं ख़त्म हो जाती हैं। तो पूर्ण क्षमता जब व्यक्ति के अंतर्गत आती है तब उसको किस चीज़ का एहसास होता है, आत्म सिद्धि का, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आभास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो पाठ्यचर्या को यानी कि करिकुलम को राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि देखो अब NEP आ गया 2020 तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो गया है। परीक्षा प्रणाली भी प्रभावित करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप उसी हिसाब से पढ़ते हो। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में तब आप उस हिसाब से पढ़ोगे। नेक्स्ट हमारा शासन की नीतियाँ हैं कि जैसे जैसे हमारी नीतियाँ बन रही है, जैसे मान लीजिए आपका ये अभी PGT में पहले B.Ed कंपलसरी नहीं था, बट अब PGT में भी B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब देखना आपकी जो B.Ed में लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं वो ज़्यादा भरे हैं आपकी बार, है ना। तो ये हमारे करिकुलम को प्रभावित करती है ये तीनों ही चीज़ें। तो यानी कि इसमें D ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। वेरी गुड। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1952 में। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनके अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़ सेकेंडरी स्कूल्स जो है वो मुदालियर आयोग की सिफारिश पर खुले हैं। मुदालियर आयोग यानी कि 1952 to 53 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गति निर्धारक विद्यालय कहे जाते हैं क्या, कौन से हैं और किसकी सिफारिश पर खुले हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 उसकी सिफारिश पर नवोदय विद्यालय खुले हैं और जिन्हें हम गति निर्धारक विद्यालय भी कहते हैं। और आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। नवोदय विद्यालय B ऑप्शन इसमें ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि विच ईयर डिड राजीव गांधी मेक चेंजेस इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मतलब यहाँ पर उनका 1986 वाला ही है क्योंकि उस समय वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी। तो नई शिक्षा नीति में राजीव गांधी ने किस समय परिवर्तन किया था, 1990 में किया था। वैसे 1992 है इसका POA, है ना। इसका जो सही आंसर है वो 1992 है, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑप्शन अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो 1990 में ही लिखेंगे, D ऑप्शन लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्यदलों में विभाजित किया था। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कि जो भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन, तो इसमें अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने दलों में विभाजित किया था, दल। तो यहाँ पर है आपके जो ऑप्शन है इसमें देखो 7 नंबर का जो ऑप्शन मतलब D नंबर का जो ऑप्शन है 7 जिसका आंसर है 7 वो सही है। यानी कि कितने दलों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वर्किंग ग्रुप्स, तो इसमें 7 वर्किंग ग्रुप्स में इसको विभाजित किया था और इन्होंने 13 कार्यदल बनाए थे, ठीक है। 13 कार्यदल बनाए थे, ओके। और 7 कार्य टास्क फोर्सेस यानी कि ग्रुप्स में इसको वर्किंग ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विषय ज्ञान और शिक्षा के शिक्षा शास्त्र के विकास के लिए विचार क्या है। व्हाट आर द आइडियाज फॉर डेवलपिंग सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ अ टीचर। तो यहाँ पर है आपका वाइडर रीडिंग, लेसन स्टडी एंड ऑनलाइन कोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। इसमें D ऑप्शन ठीक है कि किसी भी टीचर के डेवलपमेंट के लिए, उसके विचारों के डेवलपमेंट के लिए ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक टीचर के लिए। तो इसमें D ऑप्शन ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था जो मैंने आपको 20 नंबर पे बता दिया था शायद, मल्टी डिसिप्लिनरी वाला। तो उसमें जो आंसर का ऑप्शन है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी ही आएगा। और
आई होप ये आपके लिए शायद कुछ यूज़फुल रहे। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी मैं और पेपर इसमें लाऊँगी, जल्दी ही डालूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है। आप लोगों की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएँ देती हूँ। ऑल द बेस्ट और देखते रहिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू।